अगले 10 साल कैसे होंगे? 2025 में जब हम सुबह उठेंगे तो दुनिया कैसी होगी? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको आपको गौर से सोचना चाहिए और इसके ऊपर विचार भी करनी चाहिए और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को प्लान करना चाहिए। और ये वो चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, हो सकता है आपको नहीं आ रही हो, तो मैं अपने लिए ये वीडियो बना रहा हूँ शेयर करने के लिए कि भाई दिस इज़ व्हाट आई सी। अगले 10 साल में इंसानियत इतनी तरक्की करेगी जितनी शायद पिछले 100 साल में नहीं करी है उसने, और इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी हमारे कम से कम एक क्लास ऑफ पीपल के अंदर, मेजॉरिटी क्लास के अंदर। वो शायद मेजॉरिटी क्लास ना हो लेकिन बिलियन लोगों तक ज़रूर ही पहुँचेंगी चेंजेस। हमारी जो डिवाइसेस हैं 10 साल के बाद, वो आज की डिवाइसेस से आपके ख्याल में 10 गुना बड़ी तेज़ होंगी या 100 गुना तेज़ होंगी? जो मोर्स लॉ है वो ये कहती है कि हर 18 महीने में स्पीड डबल हो जाएगी। तो अगर हर 18 महीने में स्पीड डबल हो जाएगी तो 10 साल में स्पीड 10 गुना नहीं होगी बल्कि 50 गुना से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अगर आप 10 साल पहले का मोबाइल उठा लें आज और उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर जो स्पीड थी वो क्या थी, या 20 साल पुराना आप कंप्यूटर उठा लें तो उसकी स्पीड क्या थी। मुझे जो कॉमोडोर 64 था उसमें 64 किलोबाइट मेमोरी थी और हार्डली यानी इसकी प्रोसेसर स्पीड थी, और आज का जो नॉर्मल डेस्कटॉप है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। इसी तरीके से जो हमारे मेजर तब्दीलियाँ आएंगी वो गाड़ियों में आएंगी, हमारे इन्वायरमेंट में आएंगी, हमारी एनर्जी में आएंगी। हमारी एनर्जी जो सोलर है वो बहुत सस्ता हो जाएगा और चांसेस ये हैं कि हर घर की छत के ऊपर लगा हुआ होगा। हमारी जो गाड़ियां हैं, चांसेस यही हैं कि 50% गाड़ियां ऑटोमेटिक हो चुकी होंगी और ख़ुद चल रही होंगी। जिस तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं उसको सामने तो यही लगता है कि हमारे पास से गाड़ियां, जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ऑटोमेटिक गाड़ियां ऑन हो जाएंगी। हमारी डिवाइसेस जो हैं उनकी कीमतें और बहुत गिर जाएंगी, और अगेन जैसे मैंने कहा कि 50 गुना तेज़ हो जाएंगी। तो ये जो डिवाइसेस 50 गुना तेज़ हो जाएंगी तो ये हमारे बहुत सारे काम टेक ओवर कर चुकी होंगी, हमारे वर्चुअल असिस्टेंट बन चुकी होंगी, हमें याद दिला रही होंगी। और हो सकता है इम्प्लांट्स, जिस तरह से अभी डिवाइसेस में पीछे थंब, फ्रंट में थंब आ गए हैं, पीछे से ब्लड प्रेशर टेस्टर आ गए हैं, इम्प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे और हमारे साथ अंदर हम कोई डिवाइसेस फिर रही होंगी जो हमारे बॉडी के डेटा को कॉन्स्टेंटली हमारी डिवाइसेस के साथ अपडेट रख रही होंगी। वर्चुअल रियलिटी एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि आम हो जाएगा, और वर्चुअल रियलिटी की वजह से हम ग्लासेस पहनेंगे और ग्लासेस पहनने के बाद हमें ये फील होगा कि हम एक अलग दुनिया में चले गए हैं, और उस दुनिया के अंदर हमारा जो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस है वो उसमें फ़र्क नहीं महसूस कर सकेगा। और जब वो फ़र्क महसूस नहीं कर सकेगा तो बहुत सारी चीज़ें नई रियलिटी फॉर्म हो रही होंगी। जैसे अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें रियलिटी नहीं होती, फिर हम जब वीडियो रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में करेंगे तो हम भी ग्लासेस पहनेंगे, दुनिया में कोई और भी ग्लासेस पहनेगा और एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होंगे या एक बीच पे बैठे होंगे और उनको लगेगा कि हम यहीं हैं, और हमको बिल्कुल लगेगा कि हम उसको टच भी कर सकते हैं। क्योंकि याद रखें, आँखें नहीं देखती, दिमाग देखता है। आँखें सिर्फ लेंसेज हैं, दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो अब दिमाग को हम डायरेक्ट डेटा दे रहे होंगे वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए, तो दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाएगा शुरू में। तो गाड़ियाँ चेंज हो जाएंगी, एनर्जी के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, एनर्जी की प्राइसेस गिर जाएंगी, बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। होपफुली हम लोग ऑयल की डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम आएगा क्लाइमेट के अंदर, तो क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंजेस है वो आ जाएंगी। उम्मीद है कि हम पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कि समंदर जो कि हमारा दुनिया जो है वो 70% पानी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1-0.2% पानी पीने के लायक है। लेकिन अगर हम समंदर के पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें या गटर के पानी को इस्तेमाल कर सकें तो फिर हमारा जो पानी का मसला है, जिसकी वजह से मेजर जंगें होती हैं, कश्मीर का मसला है, इसराइल के अंदर मेजर साइप्रस का मसला है, ये पानी से रिलेटेड है, वाटर वॉर्स से रिलेटेड हैं। तो अगर पानी के मसले को हम हल कर लें और पानी को हम इस्तेमाल के लायक बना लें, जो कि बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम किसी भी तरह के पानी को आराम से पी सकेंगे, कन्वर्ट कर सकेंगे, पीने के लायक बना सकेंगे, तो ये मसला अगर हल हो जाएगा तो जंगें भी कम हो जाएंगी और
मसाइल और कम हो जाएंगे। पानी का जो मसला है इंसान का मेजर मसला है पानी का, इसी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है दुनिया में, वो ख़त्म हो जाएगा। एनर्जी के अंदर हमारे बहुत सारी और एनर्जी की स्पेसेस निकल रही हैं जो कि आती जा रही हैं, एंड वो उसकी वजह से हमारे जो इस तरह से आज अगर आप इंटरनेट की स्पीड को ले लें और इंटरनेट के स्पेस को ले लें, तो गूगल कंसिडर करता है कि जितनी जगह चाहिए ले लो, कोई पैसे कंसिडर नहीं करता क्योंकि उसकी प्राइस इतनी गिर गई है। सिमिलरली मेरा ख्याल है कि अगले 10 सालों में एनर्जी की प्राइसेस 60 to 70% गिर जाएंगी, और उसकी वजह ये होगी कि अल्टरनेट एनर्जीज़ के जो यूजेजेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने के बाद हर डिवाइस के अंदर इंटरनेट होगा, वो स्मार्ट डिवाइस बन जाएगी। तो अगर आपकी पानी का वेस्टेज है वो बच जाएगा। अगर आप इमेजिन करें कि हर नलके की रिपोर्ट आ रही है कि भाई इतना पानी जा रहा है, इस्तेमाल इतना हो रहा है, तो नलका बता रहा होगा भी इतना पानी इस्तेमाल हुआ है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग की वजह से बहुत एक नया किस्म का एवोल्यूशन आएगा, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है बचा रहे होंगे। उसके अंदर बहुत सेविंग्स आ जाएंगी, जिस तरह एलईडी लाइट्स की वजह से ह्यूज सेविंग्स आ रही हैं लाइटों के अंदर। बैंडविड्थ जो है इंटरनेट की बैंडविड्थ वो बहुत कम अगेन बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज से 12 साल पहले पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बैंडविड्थ $70,000 पर मेगाबाइट होती थी, आज आपको $5 पर मेगाबाइट मिल जाती है। तो ह्यूज प्राइस डिफरेंस आया। इसी तरह से अगले 10 साल में ये अगेन बहुत चेंज आएगा, और वही ₹1000 के अंदर आपको जो अभी अगर 1 MB या 2 GB मिलता है या 10 GB मिलता है, तो आप इमेजिन करें कि आपको थाउजेंड्स ऑफ GB मिल रहा होगा। और जो बैंडविड्थ की जो इश्यूज़ हैं जो अभी हमारे जहन में आते हैं, इंटरनेट टूट रहा है, इंटरनेट ख़राब हो रहा है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे और सेक्टर्स खुलेंगे। अब जॉब्स का क्या होगा? अगर एक फ़िल्म है यूट्यूब पे, अगर आप देख लें, उसका नाम है ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई। वो समझाती है कि जितनी भी जॉब्स आज हमें मालूम हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ले लें 15 साल पहले की जो जॉब्स थी, आज की जॉब्स बहुत तब्दील हो चुकी हैं। अगर एक आदमी को अब कंप्यूटर चलाना नहीं आता और सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, तो वो उसके लिए वो अकाउंटेंट भी नहीं कर सकता, वो अच्छा प्लम्बर भी नहीं बन सकता, वो अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं बन सकता, वो अच्छा वीडियोग्राफर भी नहीं बन सकता। कोई हर शोबे में कंप्यूटिंग ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो अगर इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर हमारे पास एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न नहीं होगी। लर्न यानी सीखना, अनलर्न जो कुछ पुराना मालूम है उसको भूल जाना, और दोबारा रीलर्न करना क्विकली, ये नहीं होगा तो हम एडवांस नहीं हो सकेंगे। ये एक सबसे बड़ी एबिलिटी इंसान को चाहिए होगी, जो कि सबसे मुश्किल एबिलिटी है अभी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को, पुरानों को याद रखते हैं और नई चीज़ को हम बिल्कुल याद नहीं रखते, नहीं सीखना चाहते या डरते हैं। आप किसी बड़े को जाके दें, ये डिवाइस दे दें, नहीं बेटा हमें बटन वाला फ़ोन ला दो, बल्कि भैया हमें तो वाला फ़ोन ला दो तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम अनलर्न नहीं कर पाते और हम रीलर्न नहीं कर पाते। तो नई ज़बानें सीखने की ताकत हमारे पास नहीं है। और एक किताब है सिंगुलैरिटी इज़ नियर, उसमें तो वो ये तक बताते हैं कि जो हमारे फ़ोन्स हैं वो आज के तमाम फ़ोनों को मिला के अगर आप एक फ़ोन बनाएं तो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा और ह्यूमन ब्रेन को सरपास कर जाएगा, क्योंकि एक फ़ोन के अंदर जो CPU की एबिलिटी होगी वो एक इंसान के ब्रेन से भी ज़्यादा हो जाएगी। और उस किताब में ख़ास तौर पे वो ये बोलते हैं कि उस वक्त हमें अपने आप को अगले 20 साल अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी, कि हमारे अंदर हमें भी मेमोरी चिप्स लगाने पड़ेंगे और एक्सपैंड करना पड़ेगा। खैर वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। और एक चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो विज़न है वो अनफॉर्चुनेटली 5 साल 7 साल में डिसरप्ट हो जाती है, क्योंकि एक बड़ी चेंज आ जाती है। बड़ी चेंज कैसे आती है? एक ऐप निकलती है या एक वेरिएबल चेंज होता है, और उस वेरिएबल की वजह से, मिसाल के तौर पे ये मोबाइल आ गया, एक स्मार्टफ़ोन के आने की वजह से सारे चीज़ों के वेरिएबल्स चेंज हो गए। यानी हर बिज़नेस के अंदर अब स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल होता है, हर बिज़नेस में ऐप इस्तेमाल होती है, हर चीज़ की ऐप है। शेख मोहम्मद की दुबई में ऐप है, शहर की ऐप है, बिजली की ऐप है, पानी की ऐप, हर चीज़ की ऐप आ जाती है। तो एक मेजर डिसरप्शन, वेरिएबल चेंज की वजह से मेजर डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है। और जो पुराने बिजनेसेस हैं, डायनासोर बन गए, वो अगर इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाते हैं।
तो अडॉप्ट और डाई वाली फ़िलासफ़ी जो है वो अब बहुत कॉमन होती जा रही है। कोडैक को ले लीजिए, कोडैक वाज अ जायंट, इट्स डाइंग। ओपन सोर्स कार्स, कल मैंने उसको रिलीज़ किया, 2 साल पहले बनाई है कि अब जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है वो बहुत साल से डिस्टर्ब नहीं हुई। तो एप्पल भी घुस गया उसमें, टेस्ला भी घुस गया उसमें, गूगल भी घुस गया उसमें। तो ये वो डिसरप्टर्स हैं जो कि अब गाड़ियों की पूरी इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो है दुनिया की, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर वो जो पुराने क्राइसलर्स और फोर्ड अपने आप को चेंज अडाप्ट नहीं करेंगे, तो ये जो छोटे बच्चे हैं 3D प्रिंटिंग के ज़रिए गाड़ियाँ बना रहे होंगे या पता नहीं क्या चेंजेस कर रहे होंगे। और ये सबसे बड़ा एक वेरिएबल है कि हमें यही नहीं पता कि हम करें चेंज क्या होगा। 3D प्रिंटिंग की वजह से इंडस्ट्रियों में चेंज आएगा, 3D प्रिंटिंग की वजह से जो हमारी डाई की इंडस्ट्री है वो चेंज होगी, हमारी हर इंडस्ट्री में चेंज आएगा। 3D प्रिंटेड कैमरास तक आ गए हैं जो कि DSLR से भी अच्छी क्वालिटी के। तो अगर 3D प्रिंट में आप हर चीज़ प्रिंट कर सकेंगे तो जो फ्यूचर ऑफ क्रिएशन ऑफ डिवाइसेस है वो भी बहुत चेंज हो जाएगा। और उसकी वजह से फिर एक बड़ा डिसरप्शन आएगा कि हमें नहीं मालूम कि वो डिसरप्शन क्या क्रिएट करेगा। इन सारी चीज़ों के सामने रखते हुए खौफ आता है, डर लगता है कि ये किस तरह के ज़माने में हम जा रहे हैं। और वो खौफ और डर इसीलिए आता है कि हम इन नॉलेज से इतने दूर हैं कि हमें इससे खौफ लगने लगता है, डर लगने लगता है। वो ऐसा ही है कि किसी को स्विमिंग नहीं आती और उसको समंदर में डाल दिया जाए तो उसको डर और खौफ ही आएगा कि यहाँ तो मछलियाँ होंगी, शार्क्स होंगी, वेल्स होंगी, पानी गहरा होगा, हम कहाँ जाएंगे, कोई खा जाएगा हमको। तो ये समंदर की तरह का एक सैलाब, बहुत बड़ा सैलाब, और जो आ चुका है उससे भी बड़ा सैलाब आ रहा है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी स्किल सेट आपको चाहिए वो सीखने की, अनलर्न करने की और रीलर्न करने की चाहिए, और एक्सेप्टेंस की चाहिए कि ये चेंज आ रहा है, ये सैलाब आ रहा है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। क्या हम तैरना सीख लें, क्या हम इनको अडॉप्ट करना सीख लें, क्या हम समझें कि आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो आराम से बैठे रहें, कोई मसला ही नहीं है, हमारे ऊपर से पानी गुजर जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमें तैरना आ गया तो हम जिस तरह से हम सुबह शाम मेहनत करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? कि इनका फ्यूचर अच्छा बन जाए। तो अगर आप उस फ्यूचर को जानेंगे ही नहीं कि फ्यूचर आने वाला होगा कैसे, तो आप अच्छा फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? इसलिए फ्यूचर को जानना, समझना, उसके बारे में सोच विचार करना इम्पॉर्टेंट है कि ये आने वाला टाइम क्या होगा, उसमें इम्पोर्टेंस किस चीज़ की होगी, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर ये नहीं समझेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी करना। अगर हम उसी तरीक़े से डिग्रीज़ को, स्कूल्स को परस्यू करते रहेंगे जिस तरह से हम पिछली सेंचुरी में कर रहे थे या पिछले 100 साल से कर रहे थे, तो हम आगे वाले टाइम में फिर ऑब्सोलीट ही रहेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिस्टर्ब हो रही हैं इंटरनेट की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हुए हैं और नॉलेज बढ़ती चली जा रही है, सीखना आसान होता चला जा रहा है, आसान होता चला रहा है। मैं अपनी 2-3 साल पुरानी वीडियो देख रहा था जिसको मैं शेयर करते हुए डरता था लोगों के साथ, किसी ओपन सोर्स फ्रिज, टीवी और गाड़ियाँ। ये 2 साल पहले मैंने शायद बनाई थी। 2 साल पहले सिर्फ मैं खौफ करता था कि मैं अगर ये वीडियो शेयर करूँगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, ये रेहान कैसी बातें कर रहा है, बावला हो गया। लेकिन कल मैंने वीडियो शेयर करी एंड आई वाज हैप्पी कि नहीं, लोगों को अब समझ में आ जाएगी। तो लोगों का इर्तिकाई लेवल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग बुद्धू हैं, गधे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। थोड़े से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, थोड़े से लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ ये चेंजेस आ रही हैं और हमारा मुआशरा चेंज होता जा रहा है, हमारी तरीक़ेकार चेंज होते जा रहे हैं। 4-5 साल पहले तक मुझे जाके फेसबुक के लिए हाथ जोड़ने पड़ते थे, पॉलिटिशियन को बोलना पड़ता था, इनको बोलना पड़ता था भाई चला लो, समझ आ जाएगा। आज देखें कि बग़ैर फेसबुक के लगता है कि किसी का खाना ही नहीं पूरा हो रहा। इट्स फिनोमिनल कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने स्वाइप कर दिया है हर चीज़ को और किस तरह से ये फ़ायदे में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जिन लोगों को ये जो इससे ख़ाइफ़ होते थे अब वो उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बताएं कैसे करें। और मसला यही है कि मैं उस वक़्त भी ये बोलता था कि भैया आज चलाना शुरू करेंगे तो आपको चलाना आएगा, फिर तेज़ चलाने का जब टाइम आएगा तो आप तेज़ चलाना सीख चुके होंगे। लेकिन वही हो रहा है कि अब इन्होंने चलाना शुरू कर रहे हैं और लोग तेज़ी से चला रहे हैं, अपनी नॉलेज को, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अब
आपने ये गाड़ियाँ चलाना अब शुरू की हैं, चीज़ें चलाना अब शुरू की हैं, तो आपकी स्पीड तो बहुत स्लो है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाने। बट आज शुरू कर लें और आज से सोच विचार शुरू कर लें कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो जो अगेन पिछली सेंचुरी तक प्री यूट्यूब या प्री गूगल की जो तालीम थी वही देते रहेंगे, तो पोस्ट गूगल, पोस्ट यूट्यूब और पोस्ट 2015 मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो साल है, अगले 10 साल ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत क्रूशल टाइम है। ह्यूमन हिस्ट्री में इसलिए बोलता हूँ कि अगर हमने इन टाइम को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया अगले 10 साल को, जैसे कि इस हफ्ते पेरिस में अटैक हुए, लेबनान में अटैक हुए, फिर आज मैंने एक फ़िल्म देखी जिसके अंदर 22 बच्चों को एक साहब पिस्तौलें चलाना और ग्रेनेड चलाना सिखा रहे हैं, जो कि 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं। अगर हमने आज खौफ खा लिया और इनसे डर गए और हमले करना शुरू कर दिए और इनको तबाह बर्बाद करने की बातें शुरू कर दी, तो नुकसान ये होगा कि फिर हम बिलियंस ऑफ लोग मारेंगे। लेकिन अगर आज आप इन लोगों के हाथ में ये डिवाइसेस दे दें तो इनके भी वेरिएबल्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, इनके साथ कनेक्शन शुरू कर दें, इनके साथ बात करना शुरू कर दें। आप वन ऑफ द बेस्ट स्किल अगर आप अपने बच्चे को आज दे सकते हैं तो ज़बानें हैं। ज़बानें सिखाएं उसको, अंग्रेज़ी में एक्सपर्ट बनाएं, उर्दू में एक्सपर्ट बनाएं, अरबी में एक्सपर्ट बनाएं, चाइनीज़ में एक्सपर्ट बनाएं। ये 4 वो ज़बानें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। उर्दू तो शायद नहीं होगी, उर्दू हमारी ज़बान है इसलिए हमें उससे उनसियत है, लेकिन जो अंग्रेज़ी है उसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, अगले 5-7 साल तक बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उससे हो सकता है 10 साल बाद इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि डिवाइसेस हमें हर ज़बान को ट्रांसलेट करके स्मार्टली बता रही होंगी। लेकिन अगले 5-7 साल कम से कम ज़बानों का इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 साल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एक्सेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, अल्फाज इम्पॉर्टेंट हैं, तरीक़ाकार इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि अगर मैं बड़ा क्या करता है, तुम उर्दू नहीं आता, तुमको इस तरह बोलेगा उर्दू, तो उर्दू आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको बात समझ में आदी नहीं आएगी, वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अंग्रेज़ को अंग्रेज़ी तोड़ के बताएंगे तो उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, और अगर हमारी बात उसको समझ में नहीं आएगी और इसी तरह हमें भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी, तो हम उससे सीखेंगे कैसे। तो ज़बान एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, अपने ऊपर काबू बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ़िज़िकल शेप में अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं अगले 10 साल के अंदर। और ये वो तब्दीलियाँ हैं जो कि मुझे नज़र आती हैं कि ये होंगी, और हो सकता है मैं बहुत गलत हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि 60 to 70% चीज़ें ये ऐसी हो जाएंगी, अनलेस कि हम कोई बेवकूफ़ी बहुत बड़ी ऐसी इंसानियत ना करें। और जो चीज़ मुझको सबसे ज़्यादा खौफज़दा कर रही है वो ये है कि आज के दौर में 4-5 आदमी मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर वो 4-5 आदमी मिलके बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो 4-5 आदमी मिलके बहुत बड़ा ख़राब काम नहीं कर सकते। और मुझे उन 4-5 आदमियों से खौफ आने लगा है, अब डर लगने लगा है कि यार अगर हम उन तक नहीं पहुँचे, हमने अपना मोहब्बत का पैगाम उन तक नहीं पहुँचाया, उनको पेशेंस का पैगाम नहीं पहुँचाया, तो वो रिएक्टिव हो गए और उन्होंने रिएक्ट करके कोई बम फाड़ दिया, कोई न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिया, तो बहुत लाखों नुकसान है, जानों का नुकसान होगा, हमारी अर्थ को नुकसान होगा, हमारे एटमॉस्फेयर तो कॉमन है ना, सारी दुनिया एक ही हवा को ब्रीथ करती है, सारी दुनिया में कोई बॉर्डर तो नहीं है हवा के लिए। तो अगर खुदा न खास्ता एक जगह पे हवा ख़राब हुई तो सब जगह हवा ख़राब हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि भी इंडिया के उस पार में जो है ना वो हवा नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये वो चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं और इसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं गलतियाँ हुई हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 2 बुक्स मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा आपको जो मैंने हाल ही में पढ़ी हैं। एक अबंडेंस पीटर डियामांटिस की, दूसरी है सिंगुलैरिटी इज़ नियर रे कुर्ज़वेल की। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद मुझे बेचैनी भी बढ़ गई और थोड़ा सा ठहराव भी आ गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे जो मुझे अपने लिए चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिल रहे थे। इन 2 किताबों से मुझे बहुत सारे जवाब मिले, तरीक़ेकार मेरा पाथ मिले और आगे का नज़र आया। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो सुनने वाले हैं ये किताबों को ज़रूर चेकआउट कर लें।